हनुमान टेम्पल के पास था एक दिल्ली में, अब वो बंद हो गया है। कहाँ रोहिणी? ईस्ट ऑफ कैलाश में वहाँ गए। प्राकृतिक चिकित्सा है क्या? पृथ्वी जल वायु तेज आकाश, जी क्या? ये प्रकृति से हमारा शरीर बना उसी है। से हमारा शरीर बना और जो हमारे अंदर रोग है वो उसी के संपर्क में या उसी से जो है इलाज करके उन रोगों का निदान करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा यानी प्रकृति के द्वारा जो दिए गए संसाधन है हाँ, उन्हीं के द्वारा जो चिकित्सा की जाए वो प्राकृतिक चिकित्सा है। ये है प्राकृतिक चिकित्सा। अब इससे पहले हम प्रकृति को जाने। अभी हम सब लोग आए, चिकित्सा नाम जुड़ा है इसीलिए यहाँ आए। और क्या ये चिकित्सा है कोई? पहले तो ये पूछ लो, ये आपको हम जो करा रहे हैं ये चिकित्सा का पार्ट है क्या? नहीं। सुबह उठा रहे हो, सूर्योदय से पहले उठ जाओ, अपना फ्रेश हो, नित्य कर्म करो, फिर एक्सरसाइज, योग, साधना कुछ भी है, वर्कआउट है। उसके बाद आपको जो आहार दिया जा रहा है जिस प्रकार से, तो ये क्या कोई चिकित्सा हो रही है क्या? नहीं। चिकित्सा है। कोई चिकित्सा नहीं है। यही तो चीज है। हम सिर्फ चिकित्सा, क्योंकि पैथी सुन करके हम इधर डाइवर्ट हुए। आज जितने रोग हमारे को हो गए, हम एलोपैथी में भी जा लिए, होम्योपैथी भी ले रहे हैं, आयुर्वेद भी ले रहे हैं, यूनानी भी ले रहे हैं, सिद्धा भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन मेरे को कहीं मेरा इलाज नहीं मिल रहा। अब जब मैंने सुना कि एक नेचुरोपैथी भी है, पैथी वर्ड यानी कहीं ना कहीं कोई दवाई जुड़ी है, कोई इलाज जुड़ा है, तब हम लोगों ने कहा भाई अब सब ट्राई कर लिए, इसे और देख लो, अदरवाइज हम नहीं आते। लेकिन जनरली ये प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, ये प्राकृतिक जीवन शैली है। टाइम पर खाना, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर मल त्याग करना, हर चीज ये एक जीवन शैली है। आप लोग मुझसे बड़े हैं तो आपने अपने फादर या ग्रैंडफादर को उनका लाइफस्टाइल देखा होगा। वो कब पहले के पुराने के लोग कितने बजे उठते थे, उठना उनका सारा टाइम दिनचर्या, और शाम होते होते जैसे प्रकृति सोने पर जा रही है वैसे वो भी सब लोग सो जाते थे। आज लाइट और ये इतना टाइम आ गया तो अब तो 2-2 बजे तक जगे पड़े हैं। पहले हम भी सोते थे 8 बजे बचपन में। जब तक क्या रोग थे ऐसे? कुछ भी नहीं था, पता भी नहीं था क्या बीमारी होती है। हाँ, तो ये प्राकृतिक जीवन शैली है। लेकिन अगर ये जीवन शैली किसी को बोला जाए भाई सुबह उठ 4 बजे, अपने आप उठना शुरू कर दे और सब ठीक होना शुरू हो जाएगा, भगवान सूर्य के दर्शन कर, वहीं पर थोड़ी देर उनका ध्यान कर, वहीं थोड़ा मेडिटेशन कर, अपने को उनके जो है अपने वस्त्र हटा करके जितने हो सकता है उनको सामने से उनकी ऊष्मा को ग्रहण करना शरीर पर। मेल के लिए आसान है, फीमेल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं। वो हम कैसे कपड़े हम पहनकर वहाँ खड़े हो सकते हैं, तो हम सन बात भी कर सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट डाइट तो सूर्य किरण से ही मिल जाती है हमें, पूरा आहार वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये प्राकृतिक जीवन शैली की बात कर रहे हैं जो हम यहाँ, इसीलिए ये ट्रेनिंग सेंटर है कि यहाँ हम कैसे हाउ टू लिव विदाउट मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई दवाई आपको नहीं दी जाती प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। तो ये सिखा रहे हैं कि आप स्वयं के डॉक्टर कैसे बने, फिर अपने परिवार के और अपने समाज के। तो ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, ना कि कोई हॉस्पिटल है। हम हॉस्पिटल जैसा कुछ आपको ट्रीट कर रहे हैं एज ए पेशेंट की तरह, या ये करवा वो करवा, कुछ नहीं। एक फैमिली की तरह सिखाना सब कुछ जो कुछ है। ये प्राकृतिक जीवन शैली है। प्राकृतिक जीवन शैली में हम प्रकृति को जाने। उससे भी पहले हम जब ये विचार, हम बीमारी में आए और मुझे अलग अलग तरह के रोग हुए, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा है क्या कि जो मैं आज बीमार हूं तो मुझे बिना दवाई हो, क्योंकि मैं दवाई खा खा के तो त्रस्त हो चुका हूँ, ये ठीक तो हो नहीं रहा, और दवाई बढ़ रही है और मेरा शरीर गिरता जा रहा है। तो कुछ तो ऐसा हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें ज्ञान बुद्धि दी गई है, तो हम सोच भी रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं।
जगह जगह यूट्यूब पर इस पर देख रहे हैं कि कोई चीज़ तो ऐसी हो जो मेरे इस रोग का निवारण करे और बिना दवाइयों के कम खर्चे पर ये समाधान करे। आज में जैसी स्थिति है, मैं बचपन में क्या ऐसा ही था? अगर ये विचार आप करें, सोचे जरा सा कि क्या आप जब बचपन में पैदा हुए तो क्या इन्हीं रोगों के साथ में पैदा हुए थे, या आज से 70, 80, 100 साल पहले क्या ये रोग थे जो आज हैं इतने ज्यादा? आज ये स्थितियां ऐसी क्यों बिगड़ रही हैं? फिर उसमें जानना है कि ऐसा क्या पद्धति है, कौन सी ऐसी पद्धति है। तो उसमें ये प्राकृतिक चिकित्सा जिसकी बात की गई, और प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, प्राकृतिक जीवन शैली है। तो प्राकृतिक जीवन शैली में भी हम पहले प्रकृति को जान लें। प्रकृति 2 शब्दों से मिला है। अगर प्रकृति को संधि विच्छेद करें, प्र और कृति। प्र यानी पहले, कृति यानी बनी हुई, सबसे पहले बनी हुई प्रकृति। किसी भी जीव की उत्पत्ति से पहले प्रकृति का निर्माण हो। अगर ये प्रकृति नहीं हो, एनवायरनमेंट ना मिले किसी भी जीव को, तो वो सर्वाइव करेगा क्या? उसको हवा, मिट्टी, पानी, जो भी उसका भोजन पदार्थ है, चाहे वो नाली का कीड़ा है, अगर उसको वो नाली वाली चीज़ नहीं होगी, उसको उठाकर आप फूल पर रख दे तो क्या जीवित रहेगा? मर जाएगा। तो हर एक जीव को उसके जीवन को जीने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो पहले प्रकृति बनी। अब पैथियों में बात करी जाए तो सबसे पहले क्या है? कौन सी पैथी है सबसे प्राचीन? आयुर्वेद। आयुर्वेद से भी प्राचीन प्रकृति हो गई। अगर प्रकृति नहीं होती तो आयुर्वेद क्या काम करेगा? जड़ी बूटी कहाँ से तोड़ेगा? हमारी जो प्राचीन सभ्यता, प्राचीन पद्धति है, वो ये प्रकृति ही है। अब ये प्रकृति क्या चीज से बनी है? किन चीजों से बनी है? बताए? अभी तो नाम ले रहे थे सब। धरती, आकाश, जी। वायु, 5 तत्वों से हाँ, ये पूरा ब्रह्मांड बना। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी। इन 5 तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड बना। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। कहावत है, वट में बीज। एक वट वृक्ष है, उसका बीज, वट में बीज, बीज में वट है, और वट ही ब्रह्मंडज है। ब्रह्मंडज को तुम अंडज जानो, अंडज ही ब्रह्मंडज है। एक छोटा सा बीज, उसके अंदर पूरा वट वृक्ष समाया हुआ है, इतना विशाल का है। वही ब्रह्मंडज एक अंडज के रूप में, हमारा एक शुक्राणु, हम एक शुक्राणु से आज इतने बड़े ब्रह्मांड ये हमारा पूरा खड़ा हो गया, इतना बड़ा शरीर आज ये एक छोटा सा तिनका, उससे तो उस अंडज के अंदर, एक अंडज के अंदर भी पूरा ब्रह्मांड है, उतना ही पानी, उतने ही सब कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो ब्रह्मांड बना, जिन तत्वों से, 5 तत्वों से, उसी से ये शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से। जितनी क्वांटिटी में पानी है उतनी क्वांटिटी में पानी यहाँ भी है। 70%, 72% वाटर है, वो भी यहीं पर है। 28-30% के नियर अबाउट अदर चीजें हैं, वो भी यहीं पर है। पृथ्वी भी है, इसी के अंदर अग्नि भी है, वायु भी है, सबका स्पेस है सब जगह, पूरी बॉडी के अंदर। अब ये शरीर 5 तत्वों का बना है, इसी से काम करता है, इन्हीं 5 तत्वों से ही शरीर चलता है, राइट? राइट और मैंने सारे इन्हीं 5 तत्वों से शरीर चलता है। गलत। 5 तत्वों से शरीर तो बन गया, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जो सामने नहीं दिखता। इसको चलाने के लिए और क्या चाहिए? कुछ और भी चीज चाहिए इसको चलाने के लिए। सोचिए, कुछ और भी चीजें हैं। इंद्रियां नहीं चाहिए? कैसे काम करेगा?
मन नहीं चाहिए, कैसे काम करेगा? बुद्धि चाहिए। अब इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब डाल दो अगर, ये चारों तत्व भी, अब तो शरीर काम करेगा। जब तक प्राण नहीं जाए। हाँ, प्राण चाहिए तो चेतनता चाहिए शरीर के अंदर। वो चेतनता कैसे आई? वो जब प्रकृति और पुरुष मिले तो चेतनता उत्पन्न हुई प्रकृति में, और वही चेतनता इस शरीर के अंदर प्राण के रूप में हर जीव को मिली। जैसा कि आपको दिन में बता दिया गया कि प्राण शक्ति क्या है। तो ईश्वर से जो प्राण शक्ति हर जीव को मिलती है, उसका निश्चित वो पूरी डिटेल आपको सुबह बता दी गई, तो उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। वो आपको बता दिया गया वो प्राण शक्ति कैसे काम करती है, उससे क्या जीवनी शक्ति मिलती है हर दिन के लिए, और जीवनी शक्ति। तो यहाँ से आगे हम उस प्राण शक्ति को अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। आप उसको इम्यून सिस्टम बोल सकते हैं, आप उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम बोल सकते हैं, सेल्फ हीलिंग सिस्टम बोल सकते हैं, कोई भी विल पावर बोल सकते हैं उसको। तो ये जो नाम अलग अलग हमने उसको दिए हैं, चीज एक ही है, वो प्राण शक्ति। अब ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में कार्य क्या करती है? ये मुख्य रूप से दो कार्य करती है। इसी प्राण शक्ति को ही समझ लिया अगर इस टॉपिक को, तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो श्वास हमें मिली है प्राण के रूप में, मिला क्या है? श्वास ही तो मिली है। अब ये बताइए, श्वास और आपकी आयु वर्ष में सेम है? भाई श्वास और आपकी आयु वर्ष में सेम है कि नहीं है? सेम है ना? मानते हैं ना सभी? या गलत है? जब तक सांस है, जब तक आयु है, बोलते क्यों नहीं है? मानते हैं ना, जब तक सांस है, जब तक आयु है? नहीं, आयु वर्ष में बढ़ाना हमारे हाथ में है। श्वास उस ईश्वर ने दे दी, आपको उन श्वासों को यूटिलाइज कैसे करना है वो हमारे ऊपर है, वो कर्म हमारे हाथ में है। हम ऐसा भोजन करें, हम ऐसा कार्य करें जिसमें कि श्वास ज्यादा वेस्ट हो। आप ज्यादा बातें करें, आप ज्यादा दौड़े धूप करें, वर्कआउट बहुत ज्यादा करें, तो श्वास तेज होगी, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। ठीक है, आप जल्दी जल्दी श्वास लेंगे, बहुत ऊपर नीचे भागा दौड़ी कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, योगासन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक, ये सारी चीजें हमारी प्राण शक्ति को इफेक्ट करती है। श्वास तेज हो जाती है इन सब में। और जब हम जितनी छोटी श्वास लेंगे, जितनी छोटी श्वास लेंगे उतनी आयु वर्ष में घटेगी। जैसे आप देखते हैं कुत्ते बिल्ली, इनकी आयु क्या है? 12-14 वर्ष। और लिजर्ड देख लीजिए आप, वहीं मगरमच्छ, सांप, ये देख लीजिए, कछुआ देख लीजिए। जितनी लंबी गहरी श्वास होगी उतनी आयु वर्ष में बढ़ेगी। ऊपर वाले ने सिर्फ श्वासें दी है हमें, किसी को ये दिया है कि 50 साल जिएगा, इसकी इतनी सांसें थी वो चला गया, ये बोलते हैं ना। उन सांसों को हम यूटिलाइज कैसे करें वो हमारे पे डिपेंड है। इसीलिए हम बार बार योगा में बोलते हैं आपको कि लंबी गहरी सांस लीजिए, आदत डालिए। दिन भर में भी अगर आपने 10-10 सांसें, आप बैठे हैं, लेटे हैं, सिर्फ सांस गहरा लिया, रोका और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ा, फिर धीरे 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 पूरा लंबा गहरा सांस लिया, सिर्फ 10 की ही प्रैक्टिस करिए, आपकी आयु वर्ष में एटलीस्ट 7 से 8 साल तो वैसे ही बढ़ जाएगी। सिर्फ 10 सांसें अगर आपने की लंबी गहरी, तो रोज जो है उसकी, अब हम रोज 10,000 अगर सांस खर्च कर रहे हैं, तो वहां अगर मैंने उसको 9500, 9600, 9800 ही खर्च करनी शुरू कर दी, तो वो मेरी 200 तो
प्लस होनी शुरू हो जाएगी तो मेरी आयु वर्ष में बढ़ेगी। अब आयु वर्ष में आजकल के तो छोटे बच्चे कहते हैं भगवान खा ले, इतने परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी कह देते हैं मर जाए ज्यादा अच्छा है, इतनी टेंशन है, सब बोलते हैं। लेकिन अगर उनके अध्यात्म जागृत हो जाए कि मुझे ये जीवन मिला क्यों है, अगर ये जागृत हो जाए तो फिर उसको आयु चाहिए। और आयु क्यों चाहिए? क्योंकि भक्ति करेगा, भक्ति करेगा तो जिस लिए वो जीवन मिला है उसकी प्राप्ति ठीक होगी। क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि इतने से में आप जल्दी जल्दी फूक फाक दो और आपकी भक्ति पूर्ण हो गई और आपको इतनी तो कर ले कम से कम कि अगला जन्म वापस मनुष्य का मिले और वापस हमें वो गुरु मिले किसी भी रूप में और आगे भक्ति को बढ़ाए। अदरवाइज जो हम जिस जीवन को अभी जी रहे हैं, सिर्फ भोग विलासिता कर रहे हैं, हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे, हम जैसे अन्य पशु प्राणी हैं सेम वही काम हम भी कर रहे हैं। भक्ति के अलावा जो भी हमारा दिनचर्या में जा रहा है वो सब ऊपर कोई काउंट नहीं हो रहा, सब आपका माइनस में काउंट हो रहा है। क्योंकि वो सब काम अन्य प्राणी मात्र भी कर रहे हैं। हम भी बस काम क्या है, पैसा जोड़ो, लग्जरियस लाइफ के लिए जोड़ो, बच्चों को, बीवी को, अपने फैमिली को बहुत लग्जरियस लाइफ, एक अच्छा बड़ा घर देना है, बड़ा उनको घुमाना है, बड़े स्कूलों में पढ़ाना है, कॉलेजों में पढ़ाना है, इसलिए। और उसके बाद क्या है, भोग विलासिता ही तो है ये सब कुछ। बाहर घूमने जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हैं, टूर्स पे जा रहे हैं, सिर्फ भोग विलासिता, बच्चे पैदा करना, ये काम। और इसके अलावा क्या हमने किया? तो जिस दिन ये जागृत हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि मेरा जन्म हुआ क्यों है, मुझे मनुष्य देह मिली क्यों है, जो देव दुर्लभ जिसको कहा गया है ये योनि, और इसको मैंने कैसे बिगाड़ के रखा है अभी तक की आयु के अंदर। तो अगर ये जाग गया अध्यात्म, तो अध्यात्म ठीक हो गया तो आपकी आयु स्वतः ही, आपको आवश्यकता होगी इस शरीर को ठीक करने की, और ये शरीर ठीक होगा तो वो इसी चीजों से ठीक होगा कि जब हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तब ये शरीर ठीक होना शुरू होगा। तो यहाँ जो बात की मैंने कि प्राण शक्ति की, ये प्राण शक्ति मुख्य रूप से दो कार्य शरीर में करती है। एक, या आप इसको समझ सकते हैं कि मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ प्राण शक्ति वो हमारे आहार पर ही होती है। 70 to 80% वेस्टेज ऑफ प्राण शक्ति सिर्फ हमारे आहार को ही पचाने और डाइजेस्ट और बाहर निकालने पर होती है। दो कार्य मुख्य रूप से करती है। पहला, जो भी हम खाते हैं उसका पाचन कराना शरीर में, पहला कार्य। बार बार कितनी बार हम खा रहे हैं कुछ भी, उसका शरीर में पाचन कराना। और सेकंड, उस पाचन हो जाने के बाद जो वेस्ट बना, कुछ भी हम खाते हैं उसका वेस्ट बनता है, उस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालता है। ये दो कार्य मुख्य रूप से प्राण शक्ति के रहते हैं, जो मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ प्राण शक्ति। बाकी अदर जितना बचता है उससे तो हम पूरे सब काम कर लेते हैं। अब ये जो वेस्टेज बाहर निकलता है, ये कितने द्वारों से बाहर निकलता है? शास्त्र कहते हैं 9 द्वारों से। मुख्य रूप से निकलता 9 द्वारों से है, लेकिन मुख्य रूप से 4 द्वारों से बाहर निकलता ज्यादातर। वो 4 क्या है? मल, मूत्र, श्वास और पसीना। इन 4 द्वारों से ये वेस्ट बाहर ज्यादातर निकलता है। जब ये अब टॉपिक है कि आप अपने रोग का कारण कैसे जानेंगे, जहाँ ये जवाब हमें नहीं मिलता कि हम पूछे, हम तो सिंपल दाल रोटी खाते हैं लेकिन फिर भी मेरे को रोग हुआ क्यों? मैं तो सिंपल फ्रूट ही खाया है, फिर भी मुझे ये रोग हुआ क्यों? इन 4 द्वारों में जहाँ भी ये गंदगी रुकती है, बाहर नहीं निकलती, वही हमारे रोग का कारण है। इंटेस्टाइन में जमा गंदगी है, अगर वो पास ऑन नहीं हो रही, सुबह मैं उठ रहा हूँ और मेरा मल त्याग नहीं हो पा रहा है, यहीं से मेरे रोग का कारण है। मेरे को यूरिन क्लियर पास नहीं हो रहा है,
ये मेरे रोग का कारण है कि मुझे किडनी के अंदर प्रॉब्लम आई, स्टोन्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पसीना स्वेटिंग ठीक से नहीं हो रही है तो स्किन की डिजीज हो रही है, ये मेरे स्किन की प्रॉब्लम का कारण है। इसके नीचे जो लेयर है उसके अंदर गंदगी इकट्ठी हुई है, ये मेरे रोग का कारण है। श्वासों का खेल, श्वास प्रश्वास हम ठीक से करते ही नहीं है। आपको बोलो डीप ब्रीदिंग करो तो डीप ब्रीदिंग ही नहीं कर पाते। कितने लोग तो श्वास लेने को बोलो ऐसे गर्दन करते हैं ऊपर, सांस ही तो लेनी है, सीधी गर्दन रखी है, वो यूं क्यों खींचना है। श्वास का पता ही नहीं है, कुछ चल रहा है बस ये पता है। प्राणायाम करते ही नहीं, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो श्वासों का खेल अभी कोविड में देख के ही आ रहे हैं, तो ज्यादा पुराना नहीं हुआ। 5-5 मिनट की ऑक्सीजन के लिए रोड पर ऐसे दौड़ रहे थे लोग कि मेरे परिवार को जो सिलेंडर एक दे दो तो बच जाए। 5 मिनट के लिए क्या हालत थी दिल्ली के अंदर। लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट भगवान ने इतनी ऑक्सीजन भर रखी है ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन हम ग्रहण करना ही नहीं जानते। और जब इस पर लगे, योगासन किया, प्राणायाम किया, तो रिकवर भी कितनी जल्दी बाहर निकले हम लोग। घर में पैक हुए और फिर हमने सबने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया, तो हम उस फेज से बाहर भी जल्दी आ गए। वर्ल्ड वाइड देखे तो हमारे को बहुत कम नुकसान हुआ। जो दुनिया में जिन देशों में दिखाया गया क्या हालत हुई, वहां से तो हमें बहुत कम नुकसान हुआ, लेकिन डैमेज तो हमारे यहाँ भी हुआ बहुत ज्यादा। मैंने भी अपने 17 लोग खोए उसके अंदर। हर दिन हॉस्पिटल में एक दिन और एक दिन शमशान घाट में, जहाँ रिश्ते ऐसे बिखर रहे थे कि पूछे मत। माँ बेटे का नहीं, पति पत्नी के नहीं, बच्चे नहीं, किसी के कुछ नहीं। वहाँ हर दिन हॉस्पिटल में जाना भी, गले भी मिलना, सब काम करना उनके साथ। जहाँ रिश्ते, कोविड हो गया, हटाओ, दूर करो। रिश्ते खत्म हो गए। थे क्या रिश्ते? सबने प्रैक्टिकली देखा है, मैंने तो खुद देखा है। नहीं, रिश्ते खत्म हो गए। मैंने तो रिश्ते ऐसे टूटते देखे, जब मन टूटा इधर ही है, इसीलिए यहाँ भागा, नहीं, रिश्ते थे। इसीलिए वृंदावन भागा। कोई किसी का नहीं। कोई किसी का नहीं था, पैसा किसी काम नहीं आया। मेरे खुद के रिलेटिव अरबों खरबोपति है। 17 हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर टॉप, उनके अंदर वो उनकी मेंबरशिप है, लेकिन अपनी मदर के लिए सरकारी हॉस्पिटल में बेड मिला, जहाँ मतलब 2.25 करोड़ रुपए के उन्होंने इंजेक्शन बांट दिए लोगों को खरीद के, जिनके पास नहीं थे। वो एक टोक्लीजुमैब इंजेक्शन था, 6 से 7.5 लाख रुपए का इंजेक्शन बिका वो। 25 से 30 इंजेक्शन तो वो लोगों को ऐसे ही बांट दिए जिसके पास नहीं थे। और एक वो इंजेक्शन था 50-60 हजार रुपए का, उसका नाम कुछ था, बाद में ग्लूकोज भर भर के लोगों ने बेच मारे हुए। वो तो जाने कितने 2.25 करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे दवाइयों में दूसरों को बांट दिए, लेकिन फिर इतना सब करने के बाद भी अपने घर का नहीं बचा पाए। और शमशान घाट में भी जगह नहीं मिली, वहां पर भी 2 डेड बॉडियों के बीच में वो जगह रहती है ना घूमने की, उस बीच में रख के वहां पर क्रिया करना पड़ा। इतनी स्थिति दयनीय थी दिल्ली के अंदर। वहां ऐसी हालत जब देखी तो लोगों के श्वास प्रश्वास का वो खेल, लंग्स काम ही नहीं कर रहे, बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन लेकर के क्या कर रहे थे हम, और अपने को नुकसान दे रहे थे। वो ऑक्सीजन क्या कर रही थी, ठंडक है, ठंड जमा रही है, इसके अंदर फ्लूइड है लंग्स के अंदर। वो जब ऑक्सीजन गई तो उसने नीचे से जमाना शुरू किया, हमने बाहर से डोज बढ़ानी शुरू कर दी। अब वो फिर यहाँ जमते जमते यहाँ तक आया और अटैक पड़ा और खत्म, बहाना दे दिया, हार्ट अटैक से मर गया। अटैक पड़ा क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन लगी पड़ी है लगातार, बाहर से डोज बढ़ा रहे हैं तो लंग्स पूरे चौक हो गए, हार्ड हो गया। जितना अंदर इसके अंदर जो श्वास प्रश्वास की कैपेसिटी थी वो उसकी कम होती जा रही है, और हम ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं बाहर से, डॉक्टर सारे। तो जब वो ले ही नहीं पा रहा, इनटेक आउटटेक हो ही नहीं रहा, तो
तो अटैक तो पड़ेगा ही, इसलिए अटैक पड़े। तो ये हमारे रोग का कारण है। जहां भी इन चारों द्वारों में कहीं भी रुकावट आई, वही हमारे रोग का कारण है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब इसके आगे फिर रोग क्या है? पहले ये जो रोग का कारण है ये क्यों है, इसमें क्या हुआ है आपके शरीर के अंदर, क्या रुका शरीर में? मल रुका शरीर में, फॉरेन मैटर, विजातीय द्रव्य जिनको हम प्राकृतिक चिकित्सा में बोलते हैं। गंदगी का शरीर में इकट्ठा होना ही हमारे रोग का कारण है। वो रोग क्या है? वो भी एक ही वर्ड है, गंदगी। हम रोग किसको मानते हैं? आज हम जिसमें भी मानते हैं, रोग किसको मानते हैं? गंदगी की अगर बात नहीं करूं, चलो ये तो अभी यहाँ पता चला आपको। हम रोग किसको मानते हैं अभी तक? जो प्रकृति के अनुसार ना चले और गड़बड़ हो जाए कहीं। कैसे? नहीं, मुझे कोई रोग हुआ है, मैं उसी को तो रोग मान रहा हूँ। मुझे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये रोग नहीं मानते हैं उनको? क्या इनको रोगी तो मानते हैं। रोगी तो मान रहे हैं। जहाँ मेरा शरीर ईज से हट गया, हाँ, वहाँ डिजीज हो गई, वो रोगी हो गया। डिसीज हो गई ना। जहाँ ईज खत्म हुआ वहाँ डिजीज हो गई। जहाँ आपकी बॉडी से इजीनेस, हल्कापन, ये सारी चीज खत्म हुई, वहाँ डिजीज हो गई। यही तो रोग है। ये सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, रोग की ये 3 अवस्थाएं आती हैं हमारे शरीर के अंदर। इन 3 पार्ट में मैं आपको रोग का बताऊंगा क्या रोग। पहली अवस्था जो है वो तीव्र रोग की है, दूसरी अवस्था है मंद रोग की, और तीसरी अवस्था आती है मारक रोग की। ये 3 फेज में आता है। हम जिसको ये सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, इनको रोग मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना इनको। लेकिन प्रकृति ने ये हमें जीवन दायिनी के रूप में दिए, हमारे मित्र के रूप में दिए। ये रोग नहीं है, इनको हम रोग मान लिए इसी। और ये पहली अवस्था है। ये जब हम छोटे होते हैं, पैदा होते हैं बच्चे, उसको भी होते हैं कि नहीं? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त होते हैं कि नहीं पैदा हुए बच्चों को? और क्या ये अन्य प्राणियों को होते हैं कि नहीं? कुत्ते, बिल्ली, जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। तो जो चीज यूनिवर्सल है वो रोग कैसे हो सकती है? तो ये रोग नहीं, हमने गलती कर दी जब इनको रोग माना। ये हर एक जीव के साथ में, उसके एक मित्र के रूप में, उसके संरक्षक के रूप में साथ में इस ईश्वर ने, उस प्रकृति ने साथ में दी है हर जीव को। ये पहली अवस्था होती है रोग की, जिसको हम बोलते हैं तीव्र रोग। उल्टियां लगी, क्या लाइफ लॉन्ग चलती रहती है? दस्त लगे कितने दिन? 2 दिन, 3 दिन। बुखार आया 2 दिन, 3 दिन। जुकाम हुआ, कितना लंबा पीरियड है? वायरल हुआ, बुखार हुआ है 5 दिन, यही तो पीरियड है। ये तीव्र रोग की अवस्था है, पहली अवस्था। जहां मैं बताता हूँ कि ये जैसे एक माँ बाप, छोटा बच्चा है, वो गलत रास्ते पर चलता है तो एक थप्पड़ लगा देते हैं उसको, इधर चल। ऐसे ही ये माँ प्रकृति हमें फर्स्ट स्टेज की जो ये रोग जिसको हम बात करते हैं, जिनको हम रोग मानते हैं, ये एक थप्पड़ के रूप में हमारे को देती है। अब ये होता कैसे है? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त ये साथ में हुए कैसे हमारे? जब भी हम अपने लाइफस्टाइल के द्वारा जो कुछ भी खाते पीते हैं, एक सुप्त अवस्था, एक व्यक्त अवस्था आपको बताया गया था कि जब रोग तो हर वक्त है, जब ये सामने ऊपर दिखने लगे, विजुलाइज होने लगे, तो हमें लगता है कि हम रोगी हो गए। जब तक ये बाहर नहीं आ रहा तब तक हम कोई फील नहीं करते, हम तो ठीक है जी।
चाहे शरीर कहीं जा रहा है लेकिन हम तो ठीक है, मेरे ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये जब हमारे लगातार हमारे लाइफस्टाइल के द्वारा वो खान पीन हमारा लगातार ऐसा चलता रहता है, तो उससे लगातार ये जो मल है ये हाथों में हर जगह, वो 9 द्वार जो बताए गए, उन 9 के 9 द्वार पर लगातार जब ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में रुकता चला जाता है, और एक टाइम जैसे कहते हैं ना कि भाई ये घड़ा भर गया, अब ये फूटेगा, तो वही वो अवस्था आती है जब हम लगातार 4 से 6 8 महीने में होते कि नहीं, कभी रोज रोज तो नहीं आते, 4 से 6 8 महीने में ये किसी किसी को आते हैं। तो ये जब 4 से 6 महीने में जब वो लगातार थोड़ा जम रहा है, एक टाइम पर आकर के ये प्रकृति खुद उसको क्लीनिंग करने के लिए ये किसी भी एक द्वार को खोल देती है। आंतों में जम रही है बहुत ज्यादा गंदगी, तो खुद ही नेचर आपको लूज मोशन लगा देगी। आपके अमाशय में है, आपको उल्टियां लगा देगी। आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन है, बुखार आ जाएगा। आपके लंग्स में है तो कोल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये जहां पर भी गंदगी रुकी कुछ समय तक एक्युमुलेट होती रही धीरे धीरे, और एक टाइम जब वहां पूरा भर गया तो ये बाय नेचर अपने आप ये शरीर का जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, वो प्राण शक्ति उसको बाहर फेंक देती है। और यही हम गलती करते हैं कि जब ये बाहर फेंकती है तो हम उसको रोग समझ बैठते हैं और टैबलेट खा लेते हैं। वो भी दवाई दस्त लगे मुझे, 4-6 दस्त लगे नहीं, फटाफट से गोली दे दो। अरे बड़ी अच्छी चीज निकल के जा रही है क्या शरीर से जो गोली खा रहे हो इसको रोकने के लिए? रात पार्टी में से आए और सुबह दस्त लग गए भैया, तो रोको इसको, 5 स्टार का खाना खाया है, शरीर में अंदर रोक लेना चाहिए। तुरंत नॉर्फ्लॉक्सटिजेड जैसी टैबलेट खाते हैं और उसको अंदर रोक लेते हैं। वो गंदगी बाय नेचर शरीर खुद उसको बाहर फेंक रहा है कि आपके शरीर के लिए जरूरत नहीं है उसकी, वो बाहर निकाल रहा है, अपने को क्लीनिंग कर रहा है, लेकिन हम समझते ही नहीं। हम तो विश्वास करते हैं इसको रोकने में, और ऊपर से घर वाले उसको खिचड़ी और ये सब टैबलेट तो देते ही देते हैं कि दही खिचड़ी और खा लो, ठीक है, चाय पत्ती और फाड़ लो, कितने नुस्खे उस पर आजमा देते हैं कि रुक जाए बस, कैसे करके बाहर नहीं जाना चाहिए। कोल्ड हुआ है, भाई नेचर बाहर फेंक रहा है शरीर, लेकिन हम सिट्रिजिन फाको फटाफट, एजिथ्रोमाइसिन लो। इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आया है, कोई वायरस अंदर से पनपा है, कहीं इन्फेक्शन हुआ है, बॉडी उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए अपने टेम्परेचर बढ़ाती है, खुद से फाइट करने के लिए अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है। और हम क्या करते हैं? तुरंत डोलो। कोविड में क्या हो रहा था? एक कोल्ड, 4 छींके आई नहीं और जरा सा बुखार आया नहीं, वहीं से तो कोविड हो गया। घर वालों ने उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद हॉस्पिटलाइज, चलो घर से बाहर ही निकलो। क्या उससे पहले किसी को बुखार जुकाम नहीं हो रहा था? वही स्पेशल ऐसे आया था कि भाई अलग कर दिया, इतना डर गए। कोल्ड इन्फेक्शन आया है, बाहर फेंक रहा है शरीर उस गंदगी को, और टेम्परेचर बढ़ा करके उस इन्फेक्शन को भस्म भी करेगा। अग्नि जलेगी तो क्या होगा? जल जाएगा ना, सब कुछ भस्म हो जाएगा। ये बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, लेकिन हमने क्या किया? कोल्ड के लिए एजिथ्रोमाइसिन, सिट्रिजिन और डोलो, 4-4 घंटे पर डोलो, जो 12 घंटे में भी नहीं देते डॉक्टर, वो 4-4 घंटे पे डॉक्टरों ने खिला दी कि आप फटाफट ये 4 घंटे पे डोलो खा लो 650 mg की। जिनको कोविड हुआ है वो समझ सकते हैं, जिसने झेला है। खाई तो नहीं, घर में देखी है। अपने इम्यून सिस्टम को हमने खुद डाउन कर दिया और बाहर से वेलकम कह दिया, आ जाओ जी। वहां उस साइंस को हमें समझना है। उल्टियां लगी है, अभी हमने कुछ ऐसा कुछ खाया है वो मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है, अनवांटेड चीज है, इसमें उसको बाहर फेंकने का था, बाहर निकालो उसको। उसने उल्टी लगा दी, उल्टी लगी, अरे
अभी तो इतना बढ़िया कुछ खा के आए हैं और मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, वीनस हो गया मुझे, तो तुरंत पैरानॉर्म जैसी टैबलेट तुरंत फाँक लेते हैं, डाइजिन पी लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं और वो अंदर ही रोक लेते हैं। शरीर आपके लिए नहीं है, वो गंदगी है, आपके शरीर उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहता। वो प्राण शक्ति, वो ईश्वर कहते हैं ना सभी के अंदर घट घट व्यापी राम, तो वो जो अंदर बैठा है विधाता, उसको पता है मेरे लिए क्या ठीक है, वो उसको बाहर फेंक रहा है। लेकिन हम तो समझदार है, वो छोटा बच्चा कहता है मम्मी आपको नहीं पता, मुझे पता है सब कुछ, आप क्या जानते हो। आजकल के बच्चे ऐसे ही, वो जब माँ प्रकृति ने पहला थप्पड़ मारा कि इधर चल, जो मैं बता रही हूँ मेरे प्रकृति के बताए हुए जो मेरे रास्ते हैं इन पर चल, अन्न का त्याग कर, और ये पट्टी अनिमा कर ले, एक सहयोग दे दो इसको। एक सर्वेंट है, रूम में सफाई में लगाए, हम दिवाली पर क्या करते हैं, सफाइयाँ करते हैं अपने घरों की, और एक घर का एक व्यक्ति अगर लगा हुआ और सारे बैठे हुए हैं, उसको कितना परेशानी होगी, एक तो दुख होगा और कितना समय लगेगा। और वहीं अगर हमने थोड़ी सी हेल्प कर दी कि हम डस्टिंग करते तो झाड़ू लगा दे, तो वो काम भी कितना, वो भी खुश और अपना काम भी जल्दी हो गया, हम भी फ्री हो गए। हमारे किचन में शाम को खाना बन सकता है, अदरवाइज उसे अकेले को छोड़ दो, खाना भी नहीं मिलेगा आपको। उसी के लिए अगर ये पट्टी एनिमा साहब ने कर दिया और अन्न का त्याग कर दे, देखिए कितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। फास्टिंग कर दीजिए। तो ये पहली स्टेज का जो थप्पड़ लगा, लेकिन हम यहाँ तो बहुत समझदार हैं, हम तो कहते हैं नहीं हमारे पास समय नहीं है, गोली खाओ और काम चलाओ, रोको इसको और ऑफिस भागो, यहाँ भागो, शरीर के लिए समय नहीं है, क्योंकि शरीर फ्री में मिलेगा और फ्री की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। एक बार गूगल पे बेचना तो डालिए इसको। आज हम ठीक ठाक हैं, कोई मुझे बोले कि 50 करोड़ में अपनी आंखें दे दो, देंगे क्या? लिटरली दुनिया में खरीदने वाले हैं 50 करोड़ में आंख, 50 करोड़ में हमारी किडनी, हमारा लीवर। लेकिन देंगे क्या? लेकिन ये फ्री में मिला है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। घर के स्कूटर की वैल्यू होगी, उसको टाइम पर सर्विस कराना है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं होगी। फ्री का चंदन कोई भी घिसेगा, उसकी वैल्यू को समझिए, क्यों कितना इंपॉर्टेंट है, कितना एक एक चीज, इसका एक एक उंगली, एक एक उंगली का एक एक बाल हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है। आज ये बाल सब साफ हो जाए, कितने परेशान है बालों से लोग, बाल सारे हट जाए तो क्या हाल होगा। दुनिया भर में परेशान होते, सिर छुपाते और विग लगाते और पता नहीं क्या क्या करते। आजकल के यंग बच्चों के सब, फीमेल्स में देख लीजिए, मेल में देख लीजिए, कितना पानी से सबके बाल साफ हो रहे हैं। एक इतना सही सिस्टम हिलने से कितनी गड़बड़ हो रही है, हम कितना परेशान हैं। तो जब हम फर्स्ट स्टेज पर उस प्रकृति की आवाज नहीं सुनते और अपनी बुद्धि लगाकर दवाइयाँ खाते हैं, तो आगे की और 10 साल निकल जाने के बाद सेकंड स्टेज आ जाती है, जिसको बोलते हैं मंद रोग। फर्स्ट स्टेज में रोग क्या है? आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगा, यूरिन के अंदर यूरेथ्रा में इंफेक्शन होने लगा, जलन हो रही है वहां पर, नेफ्रॉन्स है, किडनी के ऊपर छलनी लगी हुई है, इसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। जो भी गंदगी है उसका वेस्ट, उसको फिल्टर करना है। अब उसके अंदर अगर वेस्ट ज्यादा आ रहा है, तो जैसे हमारी चाय की छलनी जो छानते हैं उसमें पत्ती फंस जाती है पूरे में, तो वो कम छानना शुरू करती है। ऐसे ही नेफ्रॉन्स के अंदर वो गंदगी जब रुक जाती है, जहाँ उसमें 10,000 छेद है, वहाँ कुल 5,000 छेद ही उसके काम कर पा रहे हैं, तो वो इतने एरिया में वो ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाएगी और हमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। लंग्स में बार बार कोल्ड हो रहा है हमारे को, तो हम नेबुलाइजर का इसका इस्तेमाल लगातार हमने करना शुरू कर दिया। पसीना नहीं हो रहा तो यहाँ पर घुमोरियाँ होनी शुरू हो गई हमें लगातार ज़्यादा।
वही सेकंड स्टेज आती है जब इसी की दवाइयाँ ले करके, जिसको हम बोलते हैं मंद रोग। मंद रोग में क्या आते हैं? क्या है मंद रोग? जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चले वो रोग मंद रोग कहलाते हैं। तीव्र रोग जो आए और जल्दी चले गए वो तीव्र रोग, जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे वो मंद रोग। जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, ऐसे रोग। बीपी की दवाई खाते रहते लोग 40-40 साल तक, कुछ पता नहीं। 40-40 साल तक शुगर की दवाई खा रहे हैं, कुछ पता नहीं। थायराइड की गोली खा रहे हैं, 25 mg से शुरू होकर 150 mg तक पहुंच रही है उनकी, लेकिन मरे तो नहीं। ये मंद रोग हैं जो धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह हमें घुन की तरह चाटते रहते हैं अंदर से। यही तो हो रहा है, हम दवाइयों पे डिपेंडेंसी है हमारी, हम सेकंड स्टेज पर ही हैं। जहाँ आज इस चीज की दवाई, आज इस चीज की दवाई, कुछ ना कुछ हम फाँक रहे हैं अंदर। ये दवाइयाँ कर क्या रही हैं? रोग को हटा रही है क्या? सिर्फ दबा रही है। दवा नहीं है और साइड इफेक्ट बढ़ते हैं। कोई भी आप, मैं एक शुगर की दवाई की बात करूं तो डायबिटीज की टैबलेट है मेटफॉर्मिन, उसका कार्य क्या है? हम खा रहे हैं, हमारा ग्लूकोज लेवल कहाँ ठीक दिखाई देता है? किसको है डायबिटीज? एक आपको, और किसको है? शुगर, और किसी को भी है यहाँ? एक ही को छोड़ते हैं, एक कोई है। डायबिटीज की गोली कर क्या रही है? हम टैबलेट खाते हैं और ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमारा शुगर नॉर्मल आ रहा है, फिर दवाई क्यों बढ़ रही है? गोली नहीं खा रहे तो बढ़ क्यों रही है? ये सिर्फ रिलोकेशन हो रहा है आपके अंदर। आपके ब्लड से ग्लूकोज को हटा दिया और उसको कहीं और डाल दिया, चाहे वो आपकी आंखों पे डाल दिया, आपके हार्ट में डाल दिया कोलेस्ट्रॉल के रूप में, आपके लीवर में डाल दिया, चाहे वो आपकी किडनी में डाल दिया। आप यूरिन टेस्ट कराइए, वहां मिलेगा। रिलोकेट ऑफ डिजीज ये टैबलेट करती है, सिर्फ इतना ही काम। जैसा दिन में आपको बताया गया कि इस घर का अगर कचरा निकाल कर बाहर रख दूं तो क्या साफ हो गया? उठा करके इस सोसाइटी के गार्बेज यार्ड में डाल दिया तो क्या साफ हो गया? वही काम ये कर रहा है। ये टैबलेट ब्लड से ग्लूकोज को लेकर के आपके किडनी पर डाल दिया और आपके थ्रू यूरिन वहां पर दिखाई दे रहा है। अब आप चेक कराओ, वहां पर तो शुगर है। तो ये सिर्फ रिलोकेशन हो रहा है। कोई भी आप टैबलेट खा रहे हो, वो काम कहाँ कर रही है? हमारे नर्वस सिस्टम पर। मुझे पेन है, लेफ्ट नी में पेन है और मैंने टैबलेट खाई, तो उसको कैसे पता कि लेफ्ट नी में ही पेन है? उसमें कोई चिप लगी है, सिग्नल डाल के दे रही है, कुछ भी ऐसा कहीं कंपनी ने बनाया है कि लेफ्ट नी की टैबलेट है, राइट नी की है। पेन किलर है, वो कहाँ काम कर रही है? वो इस नर्वस सिस्टम पर काम कर रही है, सिर्फ यहाँ से सिग्नल को कट करती है। कैसे? हम लगातार इन दवाइयों के द्वारा अपने आप को सिर्फ एनेस्थीसिया दे रहे हैं, बेहोशी की दवाई। जो भी टैबलेट खाते हैं सिर्फ अपने को बेहोश करते हैं। कुछ घंटे बाद फिर वही पेन हमें होता है, कुछ घंटे बाद हमें वही की वही दिक्कत फिर से होने लगती है। क्यों? उस दवाई ने सिर्फ हमें बेहोश किया है कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए, और वापस फिर वहीं की वहीं है। वो दवाई से पेन तो नहीं गया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट मुझे और मिल गए। शुगर की टैबलेट ने ब्लड से तो निकाला, लेकिन किडनी पे डाला, मेरी किडनी डैमेज हो रही है। अब मुझे इनकॉन्टिनेंस यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है। शुगर पेशेंट है, पूछ के देखिए कितनी बार यूरिन जाना पड़ता है, दिन में कितनी बार, रात में कितनी प्रॉब्लम होती है। अब आप जाइए नेफ्रोलॉजिस्ट पर, उसकी दवाइयाँ, उसके टेस्ट जुड़ गए। दवाई तो आपने शुगर की शुरू करी थी,
किडनी पेशेंट भी आप हो गए, यूरोलॉजिस्ट का चार्ट और बन गया आपका। उसके बाद इम्पैक्ट आया मेरी काफ मसल में पेन हो रहा है, होता है जिनको शुगर है, पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ऊपर हार्ट की तरफ आ गया, बीपी शूट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट पर एक और डॉक्टर पे पहुंच गए, उसने अपने टेस्ट कराए, अपनी मेडिसिन लिख दी। इसके बाद अगला स्टेप आंखों पर आ गया, आंखें वीक होनी शुरू हो गई, अब ईएनटी पे चले जाओ, उसके टेस्ट, उसकी दवाइयाँ, जोड़ ली कितनी सारी दवाइयाँ हमने, एक के बाद एक, और सब काम क्या कर रही हैं, सिर्फ दबा रही हैं कुछ समय के लिए सभी चीजों को, ठीक किसी से नहीं हुआ। तो ये जो बेहोशी की दवाइयाँ हैं, यहाँ पर मैं किसी पैथी का विरोध नहीं करता। जैसे हमने बताया आपको कि एक्सीडेंटल केस है, एनी इमरजेंसी है, लाइफ पर एकदम बंद आ गई है, इंस्टेंट आप जाइए, नेचुरोपैथी के पीछे मत पड़िए। अभी हार्ट अटैक आया है और वहाँ आप नेचुरोपैथी फॉलो करने शुरू करेंगे तो वहाँ प्रैक्टिशनर आपके साथ चाहिए। अगर वहाँ डॉक्टर है तो वो उसको काबू कर सकता है, इतना कि आप हॉस्पिटल में जाएं, आराम से अपना ट्रीटमेंट करा लें, लेकिन घर पर ये काम मत करिए। हार्ट अटैक आया और मैं अपने एलर्जी में पट्टी एनीमा कर रहा हूँ, ऐसी गलती नहीं करना। लाइफ पर जहां आके बन जाए वहां तुरंत आप सहारा लीजिए। पहले ये जिंदगी है, बाद में सब पेथी रहती है, लाइफस्टाइल। हाँ, जब ऐसी अवस्थाएं हैं, मुझे फर्स्ट स्टेज के जहां रोग हैं, छोटी मोटी ये बातें हैं, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी चीजें हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त है, इनके लिए अगर मैं टैबलेट लेता हूँ तो फिर मैं गुनहगार हूँ। इन सब के लिए एनीमा और पट्टी ठीक है, और इसके अलावा सब कर सकते हैं, कुछ नहीं। इसको बच्चे को भी दे सकते हैं, बड़े को भी दे सकते हैं। बुखार में जी मैंने बोला ना, बुखार हो, कैसी भी स्थिति आप कराइए। तो इन चीजों को अगर हम रोग मान करके और दवाइयाँ खाएंगे तो फिर तो गलत हमारे साथ होगा ही होगा। अब ऐसी क्राइम के अंदर है तो जानबूझ के किया तो उसकी सजा दूसरी है, और अनजाने में हुआ तो उसकी सजा दूसरी है। अभी तो हम मैक्सिमम सभी जानते हैं कि दवाइयाँ गलत काम कर रही हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है, लेकिन अब हमने जाना कि इसको हटाने का तरीका क्या है। अब भी हम जान करके, अब हमें सारा ज्ञान हो जाए कि मैं ठीक बिना दवाइयों के क्या अपने आहार में चेंज करूं कि मेरी ये दवाइयाँ बंद हो जाए। और उसी लिए आप ये प्रैक्टिकली यहाँ 5 दिन यहाँ पर हैं कि आपकी दवाई बंद की हुई है, बीपी शुगर की हमने, और नॉर्मल पे है। तो ये प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है कि क्या खाने से, कैसे रहने से मेरा बीपी शुगर की दवाई छूटी गई है, यहाँ पर मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ रही है। तो इस तरीके को अगर घर में जाके अपनाएंगे तो ठीक रहेंगे। लेकिन ये साइंस जानने के बाद भी अगर आपने घर पे नहीं किया तो फिर आप उस विधाता के गुनहगार हैं, फिर तो वो छोड़ेगा नहीं। अब सेकंड स्टेज में भी हमने ये जाना कि बीपी, शुगर, थायराइड को हमने सेकंड स्टेज माना। सेकंड स्टेज में और रोग होते क्या है, कॉन्स्टिपेशन के बाद में जब हम लगातार कोई भी लग्जेटिव, परगेटिव चूर्ण खाते हैं, आज आनंदम खा रहे हैं, कल कायम खा रहे हैं, परसों लूज ले रहे हैं, इस तरीके की कि पास होना चाहिए। ये सबको पता है कि मेरा स्टूल पास होना चाहिए, कैसे भी करो, शाम दाम दंड भेद कुछ अपनाओ, डेली स्टूल पास होना चाहिए। अगर नहीं होता है, एक दिन कॉन्स्टिपेशन होता है तो दिमाग डिस्टर्ब रहता है। लेकिन जितने भी हम ये चूर्ण और ये जितना भी लेते हैं, इससे सिर्फ आंतों में और ड्राइनेस बढ़ती है, क्योंकि आंतों के अंदर तो ऑलरेडी बहुत हीट है, गर्मी है उसके अंदर। जब हम ये और चीजें ऐसे पाउडर और ये सब चीजें लेते हैं, ये और हीट बढ़ाती हैं, गंदगी को और अंदर चिपका देती है। हमें थोड़ा लगता है कि हमें झटका लगा, मेरा स्टूल पास हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लेयर पे लेयर चिपकती चली जाती है, और जब हम महीने भर कायम खाएंगे उसके बाद वो यूज टू हो गया, ये भी फायदा नहीं कर रहा, अब आनंदम लो, और अड़ोसी पड़ोसी को कायम पे लगा दिया।
उससे अपने ऊंचा- आनंदम पे कूद गए। उससे ऊंचा लेवल। हाँ, अब उससे ऊंचे पे। अब वो खाना शुरू कर दिया, उसके बाद वो खाते खाते फिर उसको ही बता दिया भाई अब मैं आनंदम से ठीक हो रहा हूँ। अब दूसरा खुद पे लूज पे चले गए एलोपैथी में, और चीज ट्राई कर रहे हैं, फास्ट रिलीफ कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं। तो जहां हम ये ऐसे एक के बाद एक कूदते हैं वही दिक्कतें ज्यादा होती है। वो सेकंड स्टेज है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स की अवस्था आ गई, जब लगातार गंदगी आंख में रुक रही है आपके, तो पाइल्स की अवस्था आ गई। ऐसे यूरिन के अंदर जहाँ लगातार इन्फेक्शन हो रहा है, नेफ्रॉन चोक हो रहा है, वो गंदगी रुक रही है तो वो क्रिस्टल बनना लगा और किडनी स्टोन होने लगा। कोल्ड हो रहा है बहुत ज्यादा, हम दवाइयां लगकर लगातार दबाते जा रहे हैं, हमने पहले नेबुलाइजर लिया, अब अस्थमा की शिकायत बोल दी डॉक्टर ने कि आप तो अस्थमेटिक हो गए। 10-15 साल हम लगातार कोल्ड की दवाई खाते गए, अस्थमा के शिकार हो गए, नेबुलाइजर लेते गए, नेसिबियोन ले रहे हैं, ऑट्रिनिन ले रहे हैं कि मेरी नाक बंद हो रही है बार बार। अब सेकंड स्टेज पर पहुंच गए, अस्थमा। ये सेकंड स्टेज की चीजें। यहां पर भी हम नहीं मानते, यहां पर भी प्रकृति ने दूसरा थप्पड़ मारा कि अब भी मान जाओ, सुधर जाओ, जो मैं रास्ता आपको बता रही हूँ या आपको ज्ञान हो गया, अब तो मान जाओ, अब इन रूल को फॉलो करो और फिर आगे बढ़ो। लेकिन हम तो अब भी नहीं मानते, हम तो फिर भी दवाइयाँ खाते रहते हैं और अपना खाना पीना जो चल रहा है वही खाएंगे पिएंगे और दवाई खा के चल लेंगे। ये जिंदगी एक ही तो मिली है, इसमें खाया पिया नहीं तो क्या मरने के लिए आया? तो कितने लोग अपने भाई बंधु से ऐसे बात करता हूँ जब भी कि भाई ऐसा खा पी के ठीक कर लो यार, यही तो जिंदगी मिली है, मरना तो है ना एक दिन, तो खा पी के मरने दे, क्यों अपना ज्ञान दे रहे हैं हमें। घर वाले वो बोल देते हैं ऐसे ही, बहुत लोग भी बोलते हैं मरना तो है ही ना डॉक्टर साहब, खा पी के मर जाएंगे। ठीक है तो भैया खा पी के मरो, सड़ के मरोगे तो ठीक है, ऐसे ही भुगत भुगत के खुद भी मर रहे हैं और घर वालों को भी भुगता है। आज पैसा चाहिए क्यों? एक भोग विलासिता के लिए, दूसरा मेडिक्लेम के लिए, हॉस्पिटल के लिए चाहिए। सबसे ज्यादा तो ध्यान उसी पे रहता है भाई, किसी दिन हॉस्पिटल गए तो आज लाखों रुपए का बिल बैठता है, थोड़ा बहुत नहीं बैठता। उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन अगर ये लाइफस्टाइल चलेगी तो क्यों चाहिए? एक्सीडेंट केस के लिए आपको इमरजेंसी के लिए मेडिक्लेम की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज रोज रोज इन सब चीजों के लिए आपको मेडिक्लेम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैंने भी कराया हुआ है, लेकिन 12 साल हो गए, यूज ही नहीं होता, पैसे बेकार कर रहे हैं। इसलिए बार यूज ना हो। नहीं, एक बार यूज हुआ, वो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। माधव है 8 साल का बेटा, वो स्कूटर पे मेरे साथ था। 15 अगस्त के दिन स्कूटर पे था, वो मांझे से गर्दन कट गई, पूरी गर्दन कट गई। इंडिया का पहला केस है, पूरी गर्दन कटने के बाद पूरी गर्दन सिली हुई है उसकी और वो जीवित है आपके सामने। आप देख लो उसको, पूरी गर्दन कटी हुई है, सांस की नली भी पूरी सब कट गई थी और तब भी वो जीवित है। इंडिया का पहला केस है ऐसा। तो वो सब प्रभु की इच्छा है, इन्होंने संभाल रखा था, इन्होंने दिया था तो उन्होंने संभाल रखा था, तो जीवित है वो। ज्योतिषाचार्य के पास जन्मपत्री दिखाई तो वो कहता है वो मेरे को गुस्सा हो गया, जो मरे हुए की जन्मपत्री मुझे दिखा रहा है, शर्म नहीं आती हो, मेरा इम्तिहान लेने आया तुम यहाँ पे, मेरा टेस्ट ले रहे हो। तो गुरु जी सामने बैठा है आपके, डेड से बना बस जीवन मिला गणेश जी। तो क्या है वो ठाकुर जी की, महाराज जी की कृपा से सामने। और जहाँ वृंदावन का माना हुआ ज्योतिषाचार्य है, वो मेरे पे एकदम भड़क के फेंक के मारे इसके जन्मपत्री के टेस्ट लेने आया मेरा। जी सामने बैठा है आपके, वो हाथ जोड़ गया, भाई अब इसकी जन्मपत्री की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे गुरुजी बहुत है, उन्हीं की देन है बस। तो ऐसे केस के अंदर हमें चाहिए मेडिक्लेम। इंस्टेंट अगर वो मेडिक्लेम नहीं होता तो शायद, और लेकिन वो भी कृपा इतनी कि वो मेडिक्लेम तो कुल 10 लाख रुपए का था और खर्चा बताया उसमें 90 लाख रुपए का मुझे मैक्स हॉस्पिटल में। और कम से कम इतना तो समझ के चलना लगेगा ही लगेगा।
मेरे 10 भी नहीं लगे वहाँ पे, वो भी कृपा थी, लेकिन वो मेडिकली में यूज हो गया इसलिए बता रहा हूँ बस। यहाँ ऐसी स्थिति के लिए चाहिए, आज लोग तो ये हॉस्पिटल तो खा जाएंगे हमें, सहारा एक चाहिए, वो तो हमारा पैसा वहाँ वेस्ट होता ही है। मुझे दिखता है कि मेरा अपना हर महीने का जो है पैसा जाता है, तो एक साल में 50-60 हज़ार को चले जाते हैं, वेस्ट ही जा रहे हैं। तो यहाँ सेकंड स्टेज पर भी जब हम नहीं मानते और अपनी दवाइयाँ और अपना खाना पीना वही चलाते रहते हैं, तो फिर हम तीसरी स्टेज की तरफ पहुँचते हैं और 10-20 साल बाद, जिसको बोलते हैं मारक रोग। मारक रोग में क्या आते हैं बताएंगे? जहाँ डॉक्टर बोल देता है राधे राधे, ले जाइए आपका C4 कैंसर। सेकंड स्टेज में जब हमें स्टोन हुई, हमारा इन्फेक्शन किडनी का बढ़ा, क्रेटिनाइन बढ़ा, तो डायलिसिस, नेफ्रॉन्स पूरे चौक हो गए, तो वाटर रिटेंशन होने लगा, क्रेटिनाइन बढ़ा और डॉक्टर ने बोला डायलिसिस करो। अब 15 दिन में एक डायलिसिस हो रही है, फिर वो हफ्ते में 1 होने लगी, हफ्ते में 2 होने लगी, हफ्ते में 3 होने लगी। अब जहाँ ये स्थिति आई तो डॉक्टर ने साल 6 महीने बाद भाई साहब अब ले जाओ। ये तीसरी स्टेज है रोग की। हम अपने ज्ञान के ज्यादा उसमें प्राउड कमेंट की वजह से कि हमें बहुत ज्ञान है, हम आधुनिकता के साथ दौड़ रहे हैं, दौड़िए आधुनिकता के साथ, लेकिन अपने पीछे संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी दिनचर्या को मत भूलिए। किसने मना किया? आज नहीं दौड़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे। दौड़िए आधुनिकता के इस वातावरण में, लेकिन अपने को लाइफस्टाइल को तो ऐसा खाने में हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें अचीव करना है, हमें पैसा चाहिए, सब चीज चाहिए, करिए ना, कोई दिक्कत कोई ना है, लग्जरियस जिए, किसने मना किया? लेकिन लग्जरियस में क्या आप फ्रूट सैलेड नहीं खा सकते? आप खाइए जो आपको खाना है, लेकिन फ्रूट सैलेड, अल्कलाइन डाइट तो डालिए पहले अंदर। बॉडी की जो 80-20 की रेशो है उसको तो मेंटेन करिए, किसने मना किया? 80% अल्कलाइन खाइए, 20% एसिडिक में खाइए आप। लेकिन बिल्कुल विपरीत चले तो फिर तो शरीर माफ नहीं करेगा। फिर तो ये कहता है कि एक दिन तो मेरा भी आएगा बच्चे, जिस दिन तुम्हारे चारों खाने चित होंगे। और वो तीसरी स्टेज होती है जहाँ वो बैठा विधाता अंदर, जब ये शरीर इतना स्वस्थ शरीर दिया था और हमने इसको इतना मलिन कर दिया, तो ये प्राण शक्ति, वो ईश्वर फिर बाहर निकलने की तैयारी करता है कि इस गंदी जगह तो मुझे नहीं रहना। रहते हैं क्या? भगवान को हम किसी गंदी जगह रखें? सोच नहीं सकते, लेकिन अंदर तो हमने इतनी गंदगी भर ली है और उसी के अंदर वो बैठा है। ये सबको पता है कि वो अंदर बैठा है। उस दूषित वातावरण के अंदर वो कैसे अपने को सरवाइव कर रहा है और हमें भी जिंदा रख रहा है। लेकिन वो हमारे से वचनबद्ध है, जब तक तेरा ये श्वास है तब तक तुम्हें शरीर छोड़ूंगा नहीं। सड़ जाए, जितनी मैंने तुझे दिया था इतने तक तो मैं बाध्य हूँ। इसको तूने खत्म किया जितनी जल्दी, जितने रोग तू ले आया, अब तेरे राम राम सत्य नहीं लगता। तो ये हमारा रोग क्या है? वही है तीनों चीजें। रोग का कारण शरीर में गंदगी इकट्ठा होना, और रोग भी शरीर में गंदगी ही है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोर तो नहीं लग रहा? नहीं। कुछ बोरियत हो रही होगी क्योंकि सब चुप है। ये पहला बैच है जिसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे और जब तक सामने से वार्तालाप ना हो ना तो मजा नहीं आता। फिर दो ही जने ऐसे लगते हैं, या तो बहुत समझदार है तो बोलता रहे भाई तू हमारे सब समझ में आ रहा है, वो नहीं बोलते, बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं बोलते और बहुत ज्यादा अज्ञानी नहीं बोलते। तो सामने से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कुछ भी माइंड में तो आप पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, और डाउट क्लियर नहीं होंगे तो वास्तव में हम फिर जाकर घर पे वही अपना चाय पानी पिएंगे।
जैसे ही मैंने खांसी बोला है, था आपसे जुकाम है, बात हुई बुखार है, थी, आपसे इंडिया बात में पट्टी और एनिमा ही लेना है। कि मम्मी कैंप करके गई थी और उसके बाद फिर वही चाय नाश्ता सब खिला पिला रहे हैं। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ये ज्ञान मिलने के बाद जब हम अपराध बोध कहलाता है, फिर वो अपराध कहलाता है, फिर अपराध बोध भी नहीं कर पाते अपराध हो जाने पर। हाँ, लेकिन ये है कि ये जब जब आप भटकोगे, अब इतना तो हम शॉर्ट है कि आपको ये पता है कि मुझे करना क्या है, चाहे वो आज करें चाहे वो और 10 साल बाद दुखी होकर करें। लेकिन ये साइंस जान दें कि कुछ ऐसी साइंस है कि बिना दवाइयों के हमें ठीक कर सकती है, हमने वो जान लिया। अच्छा है टाइम से पहले अभी आप लोगों को पता चल गया, तो आगे चल के आगे ऐसी कोई चीज़ है और अभी से अपने शरीर को ठीक रखना शुरू करेंगे तो लाइफ लॉन्ग हम ठीक रख सकते हैं अपने शरीर को। तो हमने जाना रोग का कारण और रोग। अब ये भी तो जानते हैं कि रोग का निवारण क्या है। ये तो पूछा नहीं कि आप ये सारा यही बता रहे हो, तो रोग का निवारण क्या है? रोग का निवारण जो चीज जिससे बनती है, क्या वो उससे ठीक होती है? ये सभी जानते हैं, जो चीज जिससे बनी वो ठीक उसी से होगी। ये लकड़ी है, अगर ये टूटी है तो इसका रिपेयर लकड़ी से ही होगा। लोहे की तार या कुछ बांध दो तो रिपेयर कहलाएगा क्या वो? प्लास्टिक में प्लास्टिक को ही पिघला के डालना पड़ेगा तभी वो रिपेयर होगा। तो ये शरीर किस चीज का बना है? 5 तत्वों का। और ठीक किससे करा रहे हैं? दवाइयों से करा रहे हैं, लेकिन दवाइयों से करा रहे हैं। पराधीनता, कोई माइकलाल कोई पैथी ऐसी नहीं है जो इस शरीर को ठीक कर दे। ये शरीर ठीक जिससे बना है उसी से ही ठीक होगा। जब ये हम जानते हैं कि जो चीज जिससे बनती है ठीक उससे होती है, तो हम अपने शरीर पे क्यों नहीं मानते? शरीर के बारे में हमारी दूसरों पे डिपेंडेंसी है कि वो ठीक कर दे, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो अपना यही खाऊं पीऊंगा और ऐसे ही रहूंगा, ठीक दूसरा कर दे। सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई भी नहीं कर सकता। इन्हीं 5 तत्वों का कोई ना कोई इम्बैलेंस है। जो बिगड़ा है उसी से ये शरीर ठीक होगा। अब ये 5 तत्वों का शरीर बना है तो 5 तत्वों में ठीक होगा। और 5 तत्वों से ठीक कैसे होगा? वो आहार के द्वारा। वहां हम अपने आहार को जानेंगे, 5 तत्वों में कौन कौन से आहार इसको ठीक करेंगे। तो हम इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो पृथ्वी तत्व से स्टार्ट करेंगे नीचे। तो पृथ्वी तत्व में आहार कौन सा आता है? तो जब भी मैंने क्या बोला कि जब भी रोग की अवस्था आए तो हमने क्या करना है? पट्टी एनिमा नहीं, खाना बंद करना है। खाना यानी अनाज बंद करना है। अनाज यानी पृथ्वी तत्व। आपके पृथ्वी तत्व के अंदर ये अनाज आते हैं सारे, सभी तरीके के अनाज। कोई भी अनाज का आप नाम लेंगे वो पृथ्वी तत्व में आता है। अनाज कौन कौन से, वो आपको कल बता देंगे। इसके ऊपर जल तत्व आता है। अनाज की सारी आप जानते हैं, जितने भी तरीके के अनाज हैं ये सभी का त्याग करना है। ऊपर आ गया जल तत्व। जल तत्व में क्या? जितनी भी सब्जियां हैं उनमें जल तत्व है। सब्जियां 2 तरीके की, एक ऊपर एक नीचे, एक पृथ्वी के ऊपर एक नीचे। जो ऊपर है उनमें जल तत्व की मात्रा अधिक है। तो रोग की अवस्था में हमें उनका सेवन बढ़ाना है। ऊपर जी, वो बताएंगे आपको कि कब बढ़ाना है, क्या घटाना है, वो कल मैडम बता देंगे आपको।
इसके ऊपर अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में क्या है? आहार के अंदर जितने भी फल हैं वो अग्नि तत्व में आते हैं। इसमें भी दो तरीके के होते हैं फलों में भी, एक जूसी एक पल्पी। ये कैसे आपको लेना है वो आपको बताएंगे। इसके ऊपर आपका वायु तत्व। वायु तत्व में क्या आता है? जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, पत्तेदार जितनी भी हरी सब्जियां हैं, वो सब वायु तत्व से रिलेटेड है। इसमें भी दो तरीके की होती है, एक छोटी पत्तियां, एक बड़ी पत्तियां। ये वायु तत्व में आती है सारी की सारी। इसके ऊपर आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व में क्या आता है? आकाश क्या है? खाली। तो जब रोग आया तो खाली छोड़ देना है। जितने भी रोग हैं आपके, ये है क्या? इन 5 तत्वों के अंदर इम्बैलेंस है। आप खुद अपने को समझ लीजिए। जल और पृथ्वी कहाँ पर है? नीचे। और अग्नि और वायु और आकाश ये कहाँ पर है? ऊपर है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपके अंदर क्या ज्यादा है। ये दो ही तत्व मुख्य रूप से बॉडी को इम्बैलेंस करते हैं, पृथ्वी और जल। इन्हीं की अधिकता बहुत ज्यादा ये इम्बैलेंस कर देती है। हम इसीलिए नीचे की तरफ दब रहे हैं, हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं है। और जब हम अग्नि और वायु और आकाश को ग्रहण करते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारी चेतनता जो है वो ऊपर की तरफ अग्रसर होती है, हमें ऊपर की तरफ उठाएगी, शार्पनेस लाएगी सोच के अंदर, अध्यात्म के अंदर। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरीके से अपनी डाइट के अंदर, वो कल मैडम आपको वो लेक्चर में उसको और एलेबोरेट करके बता देंगे किस तरीके से है। ये 5 तत्वों के अंदर होना है। और 5 तत्वों में कैसे चिकित्सा का पार्ट है वो भी आपको हम कल शाम को बताएंगे। लेकिन उसमें मुख्य तत्व जो है आपका पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व के लिए अभी हम सिर्फ 20 मिनट के लिए ग्राउंड में चलेंगे, उसके लाभ क्या है वो कल आपको बताएंगे। तो सभी लोग अपना ये अपना कार्ड वार्ड यहीं छोड़ दीजिए चेयर पर, और थोड़ी देर के लिए हम जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पर चलते हैं, मड पे, मिट्टी पे, ग्रास पे वॉक करेंगे थोड़ा। अपने को भूल करके आपका कुछ डेजिग्नेशन है उसको छोड़ करके थोड़ा मौज मस्ती के माहौल में, और उसके बाद वहाँ से वापस आके आपका डिनर होगा। ठीक है, ये बाहर निकल के गेट से राइट साइड चलेंगे थोड़ा सा ग्राउंड में। तो चलिए राधे राधे। बहुत देर बोर कर लिया आपको।